नमस्कार, मेरा नाम कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज बात करेंगे राहुल गांधी की यूएस विजिट के बारे में। जब आपको अपने घर में इज्जत नहीं मिलती तो कई बार आपको डेस्परेशन होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, आप अपने लोगों से नाराज होते हैं और फिर आप कोशिश करते हो कि आप बाहर जाके वो इज्जत आप कमा लें, कोशिश कर लें। राहुल गांधी के साथ पिछले 9 साल से ये ही हो रहा है। हर बार जब भी उनको फ्रस्ट्रेशन होती है, वो या तो यूएसए जाते हैं या यूके जाते हैं और गांधी फैमिली का बेसिकली फैसिनेशन भी है यूके प्राइमरली और यूएसए सेकेंडरी। उनको वो इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं। तो कई बार जब आप बाहर जाते हो तो आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है या आपको मिलता है या आपके पास चॉइस नहीं होती, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप उनका सपोर्ट नहीं लोगे। और आज मैं ऐसे ही दो ऑर्गेनाइजेशंस की प्राइमरली बात करना चाहता हूं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन यूएसए में लोकेटेड हैं और इन्होंने स्पॉन्सर किया है या सपोर्ट किया है या कोऑर्डिनेट किया है राहुल गांधी की यूएस विजिट। साथ में यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ इंटरेक्शन करने से राहुल गांधी को एक फायदा और हो रहा है और ये इनका एक्चुअली एक मेजर ऑब्जेक्टिव बन के रह गया है। राहुल गांधी को इंडिया के अंदर मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहिए। आपने देखा होगा कर्नाटका इलेक्शंस में जैसे मुस्लिम वोट उनकी तरफ ट्रांसफर हो गया, जो किसी जमाने में जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी जाता था, देवगौड़ा की पार्टी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, वो सारा मुस्लिम वोट 5 to 6% वो कांग्रेस को शिफ्ट हो गया और कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई। अगर ये शिफ्ट ना होता तो ये सिचुएशन नहीं आने वाली थी। अब 2024 के इलेक्शंस हैं और जो मुस्लिम वोट बैंक है, मैं इसको वोट बैंक इसलिए कह रहा हूं कि सब लोग ऐसा परसीव करते हैं कि ये एक मुश्त जाता है। राइट नाउ पिछले इलेक्शन की अगर बात करें तो जो मुस्लिम वोट बैंक है वो राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ नहीं गया और उसकी वजह से उनकी दुर्गति हुई। अब उन्होंने कर्नाटका इलेक्शन के बाद ये रियलाइज किया कि अगर ये वोट बैंक उनके पास आ जाता है तो उनकी जो सिचुएशन है वो बेटर हो जाएगी, प्रॉब्ली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएं, राहुल गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एस्पायर करने की पोजीशन में आए क्योंकि ओपोजिशन की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो उनका पर्पज है यूएस से जाने का, कि उन लोगों की हेल्प लेना जो इंडिया के अंदर मुस्लिम वोट बैंक को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाकी तो छोटे छोटे पर्पज हैं, अपने आप को एक अच्छा स्पीकर एस्टेब्लिश करना, एक ओरेटर, इंटरेक्टर, लोगों से बात करना, अपने आप को फिलोसफर दिखाना। ये सब तो एक्चुअली छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं राहुल गांधी के। बट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इंडिया में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींचा जाए और हिंदूज का भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट उनकी तरफ आ जाए। तो यूएसए में दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंडो अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और तीसरा है दलित सॉलिड फोरम। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने राहुल गांधी की पूरी विजिट को कोऑर्डिनेट किया है। अब बात ये कि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये करते क्या हैं। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, तो अगर आप देखें तो ओवरटली ऐसा लगता है कि ये बड़ा फेयर एंड जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है। वी एडवोकेट फॉर प्लुरलिज्म, सिविल एंड ह्यूमन राइट्स इन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, रूटेड इन द वैल्यूज ऑफ आवर फेथ, पीस, जस्टिस एंड ट्रुथ। नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये अपने आप को कहते हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स का सबसे कनेक्टिविटी रहती है स्पेशली ओपोजिशन पार्टीज से। तो जैसे ही पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन का इशू आया तो उन्होंने अपील किया ओपोजिशन पार्टीज को और उन्होंने फिर ट्वीट भी लिखा, वी अपलॉड द ओपोजिशन पार्टीज इन इंडिया फॉर बायकॉटिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट इन प्रोटेस्ट ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आदिवासी वुमेन। और उसके बाद राइटर्स ने भी उसको फॉलो अप किया। तो दे हैव गॉट दैट कनेक्शन विद द प्रेस, मीडिया, एनजीओज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इनफैक्ट जो कांग्रेस के वहां पे
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के और बाकी सीनेट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी उनके संपर्क रहते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते हैं उनके साथ। अब आप जो सामने देख रहे हैं, दिस लेडी सी इज रिया चक्रवर्ती, सी इज फ्रॉम हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स एंड दिस लेडी इज सुनीता विश्वनाथ। नाउ दोनों के बीच में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटर रहता ही है, सी इज फ्रॉम एक्चुअली हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, तो सुनीता विश्वनाथ इज बेसिकली कोऑर्डिनेट with सोरोस फाउंडेशन। आई होप यू रिमेंबर सोरोस का तो आप नहीं भूल सकते, बिकॉज दैट जेंटलमैन, I think he has earmarked $1 billion to have a open society in India. He is a US citizen, but he is working for the democracy of India, as if we do not have any democracy. So he is working, he has earmarked funds for that, and obviously ये funds कैसे वो use करेगा, वो फंड्स ये इन्हीं जो आपके जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंडिया में भी हैं, इनके कोलैबोरेटर्स फिर इंडिया में भी आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक ट्वीट डाला, द इनॉग्रेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ ए सेकुलर डेमोक्रेसी मस्ट आइदर हैव इंटरफेथ सेरेमनीज और नो रिलीजियस सेरेमनीज। As progressive Hindus for inclusive and secular democracy, we are scared to see before our eyes India's transformation into a Hindu राष्ट्र। ठीक है, डाल सकते हैं, ऑब्वियसली अमेरिका में है, हिंदूज हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैंने इसका जवाब दिया, इंटरफेथ प्रेयर्स वर देयर एंड दे वर देयर, नो डाउट अबाउट। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? Hindu dharma is for human rights of all. So I am not convinced why you should have issue with BJP. Muslims are to stay in India as Indian Muslims. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर आप रिचुअल्स की या सेरेमनीज की बात करें तो यूके और यूएसए दोनों में क्रिश्चियन सेरेमनीज हैं, क्रिश्चियन रिचुअल्स हैं, जितने भी उनके रूल्स और रेगुलेशन जिस तरीके से हैं, मैं ये नहीं कहता वो बाकी लोगों का ख्याल नहीं रखते, तो हमारे यहाँ पे वी आर इक्वली सेंसिटिव टू दैट। लेकिन इनको जितने भी फॉल्ट हैं वो सब इंडिया में ही नजर आते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, आपने देखा इंडिया में किसी मुस्लिम ने कुछ बोला हो कि आपने पॉलिटिकल लीडर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबको पता है कि 47 की क्या रियलिटी है। पाकिस्तान रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट हुआ था और सबको पता है कि मुस्लिम्स आर वेरी कंफर्टेबल इन इंडिया, और तभी तो वहां पे इंटरफेथ प्रेयर्स हुई थी। लेकिन इन सबको एक ही काम है कि किसी न किसी तरीके से हिंदूज को प्रोवोक किया जाए या फिर मुस्लिम्स को प्रोवोक किया जाए, इनको सिर्फ ये ही काम है और इसी काम के इनको पैसे मिलते हैं। मैं थोड़ा सा ब्लंट बोल रहा हूं, बट द फैक्ट रिमेन्स के इनका सिर्फ ये ही काम है। अब वो जो सुनीता विश्वनाथ जिसका मैंने फोटो आपको दिखाया, उसका क्या काम है? सोरोस फाउंडेशन की तरफ से कोऑर्डिनेट करती है, उसका काम सिर्फ यही है कि किस तरीके से वो इंडिया में ऐसे लोगों को ढूंढे जो उसके पर्पज को अचीव कर सकें। ये जो ओपन ट्रांसपेरेंट प्लूरल सोसाइटी, ये सब ढकोसलेबाजी है। बेसिक पर्पज है इंडिया की ग्रोथ को रोकना। मतलब ये एंटी इंडिया स्ट्रेटजी में इस हद तक चले जाते हैं कि हमारे जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल अलायंसेज हैं, या जहां पे भी हम लोगों के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, नेशंस के बीच में, आफ्टर ऑल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्वाड है, बहुत सारे इस तरह के अलायंसेज हैं और हम बनाना चाहते हैं। व्हाई शुड नॉट वी हैव द अलायंसेज? बिकॉज वो हमारी एक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। तो ये किस हद तक जा सकते हैं कि आप देखो कि जब अभी जब मोदी सिडनी गए तो इन्होंने वहां पे ये नॉट वेरी मेनी पीपल बट नो न्यूक्लियर सबमरीन, ऑस्ट्रेलिया में ये उन्होंने किया। बेसिक पर्पज क्या था कि जो ऑकुस है उसको भी किया जाए और इंडिया का पीएम चूंकि यहाँ पे आ रखा है तो उसको भी बताया जाए कि आप जो क्वाड में जो आप कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हो वो सब, दैट इज नॉट द वे टू लुक फॉरवर्ड टू। तो आपको यहाँ पे फिर डाउट होगा, आपको फिर डाउट होगा कि आफ्टर ऑल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हु इज फाइनेंसिंग दैम? इज इट लेफ्ट लिबरल्स ऑफ यूएसए और प्रॉब्ली चाइना? ऑकुस के अगेंस्ट में कौन जाएगा या फिर इंडिया के अगेंस्ट में कौन जाएगा? इतनी एक्टिविटी करते हैं, मैं पूरी तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज मुझे दूसरा भी कवर करना है, मगर आप देखो कि जो पहलवानों का एजिटेशन है उसमें भी इन्होंने अपनी टांग घुसाई। सारे अमेरिका में बैठे हैं, इंडियन सिस्टम का फायदा उठा के यूएसए में गए हैं,
और वहां पे किसके लिए काम कर रहे हैं? वहां पे ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो बेसिकली इंडिया की प्रोग्रेस को नहीं देखना चाहते, या फिर हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो भरने का काम नहीं कर रहे हैं, उनको वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ये इनका बेसिकली मकसद है। और आज मैं इस वीडियो में इसीलिए आपको दिखा रहा हूं बिकॉज आपको शायद ये आइडिया नहीं होगा कि ये कितने डेंजरस लोग हैं। खास बात यह है कि ये लोग बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हैं। अब आप देखिए, देश विदेश कन्वर्सेशन सीरीज, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो फॉर एंडिंग सेकुलर इंडिया। यानी कि जैसे इंडिया में आजकल लोग बात कर रहे हैं कि जब अगली बार प्रॉब्ली 2026 के आसपास जब कभी ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज के 2024 में तो मोदी जी जीतेंगे ही, और प्रॉब्ली फिर वो 75 पे हो जाएंगे 2026 में। तो इनको पता है ये बात कि पीपल आर लुकिंग फॉर योगी एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया? ऑलरेडी दे आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, दे आर वर्किंग ऑल ओवर। और ये आप देखो, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ग्राउंड जीरो फॉर एंडिंग सेकुलर इंडिया, और कन्वर्सेशन में कौन कौन? डॉक्टर संदीप पांडे। एंड हु इज दिस जेंटलमैन? इज ए मैग्सेसे अवार्ड रेसिपिएंट। ये अवार्ड भी उसी तरीके से मैनेज करते हैं। ऑफ कोर्स अब आप देखिए, साहिरा नाइक ये भी लखनऊ की हैं। दिस जेंटलमैन ही विल मॉडरेट। तो इनका जो प्लान है वो बेसिकली बड़ा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रहता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो एंटी इंडिया हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, बिकॉज इनकी फंडिंग भी कोऑर्डिनेटेड होती है। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम लोग इंडिया में इतने सेंसिटिव नहीं हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इस बात से बताना चाहता हूं कि कोई भी जो इवेंट होती है एंटी इंडिया, वो इवेंट अपने आप में नहीं होती। राहुल गांधी की विजिट जो प्लान्ड है मोदी की विजिट से पहले, अनदर 2-3 वीक्स ही विल बी देयर। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मोदी की जस्ट विजिट से पहले राहुल गांधी यूएसए में, और हर जगह वहां पे डिस इंफॉर्मेशन चला रहे हैं। सबको बता रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, माइनॉरिटी को तो बहुत परेशानी है। 1980s में जो शेड्यूल कास्ट के साथ होता था अब वो मुस्लिम्स के साथ होता है। बताइए, 1980s में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी हर जगह। ऑब्वियसली उनको पता है कि उन्होंने मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं किया। मुस्लिम्स अपने आप में कंफर्टेबल हैं, मगर ये उनको कंफर्टेबल क्यों रहने देंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स कंफर्टेबल रहें तो फिर कांग्रेस को कौन पूछेगा? अब ये लोग कौन है? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल। होना क्या चाहिए था? इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का पर्पज क्या होना चाहिए था? और जो लिखते भी हैं, लार्जेस्ट एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन द यूएस, वी स्टैंड फॉर पीस, प्लूरिज्म एंड जस्टिस फॉर ऑल। बट एक्चुअल में करते क्या है? आप समझ सकते हो कि इंडिया में मुस्लिम्स कंफर्टेबल हैं, आराम से रह रहे हैं, मगर ये उनको आराम से नहीं रहने देंगे। ये उनको प्रोवोक ही करते रहेंगे, यही इनका काम है। और एक बात और, इनकी जो फंडिंग का मैंने बता दिया, एक सोर्स तो सोरोस का रहता ही है, और उसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज रहते हैं। और ये नाम इंडियन जरूर है यहाँ पे इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स तो बहुत कम हैं। इसमें से काफी ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं, और उनका बेसिकली आईएसआई से कनेक्शन रहता है। अब पाकिस्तान में आपको मालूम ही है, जितने भी रिटायर्ड फौजी हैं, स्पेशली जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो पाकिस्तान में तो बहुत कम रहते हैं। वो या तो यूके में रहेंगे या यूएसए में रहेंगे। जैसे जनरल बाजवा का आपको पता ही, आजकल पेरिस में घूम रहे हैं, इस बारे में तो घूमते रहते हैं पाकिस्तानी। तो बेसिकली उनका जो आईएएमसी का जो बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक जो कंसेप्ट है, वो ये है कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं इनको प्रोवोक करते रहो। सोरोस का भी यही फार्मूला है, और बाकी जो फंडिंग है वो आईएसआई और उन सब से आती रहती है, एंड पैसा कलेक्ट करते रहते हैं। तो अब आप देखिए, आईएएमसी काउंसिल ने वहां पे मुहिम चलाई हुई है यूएसए में, जस्ट से नो टू मोदी, साइन द पिटीशन। और पिटीशन किस बात की? कि आप मोदी को इनवाइट ही ना करें। ऑफ कोर्स अमेरिकन तो आपको पता ही है कि किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अमेरिका के लिए पहला तो सबसे बड़ा काम होता है कि उनका खुद का इंटरेस्ट क्या है। आज की डेट में जो उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो किसी न किसी तरीके से इंडिया को अपने साथ लेके आना है एज ए स्ट्रेटेजिक अलायंस पार्टनर। और उसमें फिर आईएमसी वगैरह कोई खास उनका रोल नहीं रह जाता, ना वो उनकी सुनने वाले हैं। तो उन्होंने भी अच्छी तरह एक जवाब उनको दिया।
तो उन्होंने साफ बता दिया, इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, गो टू दिल्ली एंड सी फॉर योरसेल्फ। कितना बड़ा तमाचा मारा व्हाइट हाउस ने उनके ऊपर। व्हाइट हाउस डिफेंस अहेड ऑफ पीएम मोदी स्टेट विजिट टू यूएस। दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और उसके बाद एक्चुअली उन्होंने फिर कांग्रेस को एक लेटर लिखा। So what they have written is, IMC hopes that the congressional leaders will reconsider their decision to use their platform to address critical issues surrounding Narendra Modi's leadership, his party's persecution of minorities, his crackdown on civil society groups, the press and the overall alarming situation in India। और ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लेटर है जो एक्चुअली कांग्रेस ने उनको लिखा है नरेंद्र मोदी को, कि आप जो है आके हमें एड्रेस करें इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर। आपने जो आईएएमसी की पिटीशन देखी कि जस्ट से नो टू मोदी, ये एक्चुअली राहुल गांधी का एजेंडा है। दिस वेरी वेरी क्लियर, ही प्लान्स टू एम्बुश मोदीज विजिट टू यूएसए। और यूएसए वाले भी ये बात समझते हैं, दे आर नो फूल्स, और मोदी भी ये बात समझता है। And that is why I am very sure they are going to take all the precautionary measures to take and make his state visit very very successful in USA। लेकिन अब मैं आपको एक पॉइंट और बता के चलता हूं, और वो पॉइंट ये है कि राहुल गांधी का जो मेन पर्पज है वो तो मैंने आपको कवर कर ही दिया अभी आपके लिए, जो मैंने आपको बताया। बट साइमल्टेनियसली अपने आप को एस्टेब्लिश करना कि ही इज अ वेरी बिग फिलोसफर, he is a very thoughtful person, he is a very capable leader। और इंडिया में भी अगर आप देखो तो काफी लोग जो ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वेरी वेरी सक्सेसफुल विजिट, पीपल वर सो इम्प्रेस्ड। कोई इंडिया से जा रहा है अमेरिका, और इंडिया एक नेक्स्ट सुपर पावर है, तो ऑब्वियसली कोई भी उससे मिलना चाहेगा। बट इवन देन आप देखो राहुल गांधी की जो लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है ना, वो अपने आप में रिफ्लेक्ट हो जाती है। बिकॉज अगर आप कैपेबल नहीं हो, कॉम्पिटेंट नहीं हो, तो सूनर और लेटर वो एक्सपोज हो जाएगी। आप कितनी भी कोचिंग ले लो, आप राहुल गांधी का जब आप देखते हैं ना उसका लेक्चर, तो बीच बीच में पॉज लेता है, बीच बीच में एक फिलोसफिकल लुक देता है। ऐसा लगता है कि बहुत गहरे सोच में है, पता नहीं इंडिया की प्रॉब्लम्स का सबसे ज्यादा इलाज इसी के पास है। साथ में एक बात और बताएं, कभी आपको वो एक पॉजिटिव एक्शन नहीं बताएगा, वो बताएगा मोदी की ये गलती है, मोदी की ये गलती है, इंडिया में माइनॉरिटी के साथ ये हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी का ये हाल है। इनफैक्ट जो वहां का जो प्रेस है उसमें भी एक आर्टिकल छपा है जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने कोट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी की हालत काफी खराब है। फैक्ट रिमेन्स के राहुल गांधी ने मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट देखी ही नहीं, ही हैज नॉट सीन इट। अब प्रॉब्लम यही है ना कि जो इग्नोरेंट है उसको आप कैसे नॉलेजेबल बनाओ। अब मैं आपको सुनवाता हूं उसका एक वीडियो, आप देखना जरा, आपको उसमें से क्या समझ में आता है। So when I hear people from the opposition party coming out here, they talk about the same sorts of things. India needs to make more in India. Manufacturing needs to take off. The US and India need to work together towards this vision. How would you say you differentiate yourself from the ruling power in this dimension? I have a completely different concept of India. I don't see India the way they do. They see India as a top-down, centralized system. I see India as multiple cultures, multiple religions, multiple languages. I see it as a decentralized system. I don't think one state should impose itself on another state. I don't think one language should be imposed on the people of India. So it's two completely different visions of India. Right? I actually don't believe that the BJP's vision of India can lead to production. Can you say why? I think because you need to decentralize power in India to produce. You won't be able to do it from Delhi. आपको समझ में आया? जो क्वेश्चन था वो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में था, और जो राहुल गांधी ने जवाब दिया उसका एक पॉलिटिकल आंसर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन, पॉलिटिकल पावर का कंसंट्रेशन। आई टेल यू व्हाट दैट जेंटलमैन वाज आस्किंग। वो सोच रहा होगा अपने मन में कि दिस जेंटलमैन ही वांट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और एक सिंपल क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाया जो उसने पूछा कि इंडिया और अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेशन कैसे
हो सकता है। नाउ डोंट यू फाइंड इट वेरी वेरी अमेजिंग? दिस जेंटलमैन डज नॉट नो। रीजन साफ है, बिकॉज उसको क्वेश्चन समझ नहीं आते, और दूसरा, जब दुनिया भर की कोचिंग आप लेके बैठते हो तो आपके दिमाग में वो आंसर घूमते रहते, और फिर आप जो भी क्वेश्चन आता है उसके अगेंस्ट में वो आंसर आप डाल देते हो जो आपके दिमाग में घूम रहा है। Puzzled me. I was like, how come they have all the force, they have all the systems, and nothing's happening? Why, for example, are they just not physically stopping us? And this was a question that just kept rotating in my mind. I'm like, why is it that they have the force, but they don't have power? And I realized that force and power are two completely different things. फैक्ट ये है कि कोई भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोका जाए। किस लिए रोका जाए? लेट हिम डू, इट्स डेमोक्रेसी, एंड दैट इज व्हाट नाउ यूएस प्रेसिडेंट इज सेइंग, दैट गो टू दिल्ली एंड सी द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। इट इज वेरी वेरी क्लियर, राहुल गांधी इज टोटली मिसप्लेस्ड इन हिज अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस जेंटलमैन। और ओबामा बिल्कुल क्लियर था इसके बारे में। दिस जेंटलमैन, he keeps on trying to impress the people. Of course उन्होंने टीचर वर्ड यूज किया था, बट फैक्ट ये है कि दिस जेंटलमैन ही इज कंफ्यूज। वो फिलोसफर जैसा, स्टेट्समैन जैसा दिखना चाहता है, पर वो नहीं है। ही इज बेसिकली अनप्रूवन लीडर हु कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, और कांग्रेस के पास अनफॉर्चुनेटली और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप यूएसए जाइए, यूके जाइए, डेमोक्रेसी है इंडिया में, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आपको कोर्ट के थ्रू पासपोर्ट लेना पड़ा, तो यू हैव गॉट सो मेनी अदर पासपोर्ट्स एज वेल। बट इवन देन मैं इंडियन वोटर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हैव ए लुक फॉर योरसेल्फ। व्हाई यू आर looking for somebody who is absolutely untested, not very confident and not very competent either? And कर क्या रहा है वो यूएसए में जाके? He is basically taking the support of anti-India forces. ऐसी फोर्सेस जो इंडिया को या तो कमजोर करना चाहती हैं। ऑफ कोर्स ओवर्टली कोई ये नहीं कहता कि हम इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं, बट एक्चुअल में जो इंडिया की फायर लाइन्स हैं उनको वो एक्सपोज करते हैं बार बार, जानबूझ के, ग्लोबली, जिससे इंडिया की जो एनर्जी है वो उसी में लगी रहे, हम सही रास्ते पे चल ही ना पाए। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इंटेंशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।